Bismillahirrahmanirrahim. Uh, this is actually the last lecture of our course outline. अगर आप पिछले lectures देखें तो हमारे course outline का major portion cover हो चुका है. ये एक segment रह गया था कि आज हम discuss करेंगे कि basically what are the functions of GATT, that is General Agreement for Tariffs and Trade, and World Trade Organization. इससे पहले कि मैं उसमें जाऊं, लास्ट लेक्चर में हमने IMF का फंक्शन डिस्कस किए थे. तो एक बात बस मैं और बताना चाहूँगा जिसके लिए ये स्लाइड है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशंस में फ़र्क क्या है. तो उसको अगर मैं बेसिकली डिफाइन करूँ, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसलिए इस्टेब्लिश किया क्योंकि ये इकोनॉमीज को हेल्प कर सकें to maintain their standard of living, to control inflation, to have an stable exchange rate policy. जबकि वर्ल्ड बैंक जो होता है वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. ये वर्ल्ड बैंक का पर्पस किसी भी इकोनॉमी को हेल्प करना नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा. जबकि IMF कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे फंडिंग नहीं करेगा, बल्कि वो एक इकोनॉमी के लिए कहने के लोन और गाइडेंस और टेक्निकल असिस्टेंस और सर्वेलेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा ताकि जो उसकी मेंबर कंट्री है उसकी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर सके. तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो उसके इसी स्कोप में आता है. वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों बेसिकली फॉर्म जो हुए थे ये ब्रेटन वुड के वक्त ही हुए थे. 1944 में जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट साइन हुआ तो दो इंस्टीट्यूशन फॉर्म में ही, वन वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द अदर वाज वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक का जो बेसिक ऑपरेशन है, इससे डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम. आप देख सकते हैं जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड बैंक टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट. यहाँ पे कहीं भी इकोनॉमी की बात नहीं है, बल्कि डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना वर्ल्ड बैंक का काम है. Acquires most of its financial resources by borrowing on the international bond market. तो इनकी जो बोरिंग है वो थ्रू बॉन्ड्स होती है, और इस पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते क्योंकि बॉन्ड मार्केट का जो कंसेप्ट है वो फाइनेंस से स्पेसिफिक है. तो इस डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं. जबकि IMF के जो फंक्शंस है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, ओवरसीज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, evaluation of members' economic performance, promotes exchange rate stability and orderly exchange relations among its member countries, assists all members, both industrial and developing countries, by providing short term to medium term credit. एक चीज तो याद रखिएगा कि IMF जब भी कोई टेक्निकल असिस्टेंस या लोन प्रोवाइड करेगा वो हमेशा किसी कंट्री को प्रोवाइड करेगा. किसी भी प्रोजेक्ट बेस्ड लोन्स पे लोन्स को प्रोवाइड करना ये IMF का पर्पस नहीं है. उसके अलावा IMF का बेसिक पर्पस ये है कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ सके मेंबर कंट्रीज में. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से मुराद ये होती है कि इन्फ्लेशन डिजायर्ड रेंज में आ सके, और इन्फ्लेशन का भी आगे पर्पस क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को चेक में रखना, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल रखना, और उसके अलावा जो पर्पस होगा शायद मेनली वो होगा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, क्योंकि उससे पूरी ट्रेड और मेंबर कंट्रीज सारी इफेक्ट हो रहे हैं एक कंट्री के एक्सचेंज रेट से. तो ये बेसिकली डिफरेंस था वर्ल्ड बैंक में और IMF में. आज हम बात करेंगे गैट के बारे में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. गैट बेसिकली स्टैंड फॉर GATT. गैट स्टैंड फॉर द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. In December 1945, United States attempt to launch idea of an international trade organization met for the first set of negotiations in London. 23 founding members were present and signed General Agreement on Tariffs and Trade. Basically ये जो एग्रीमेंट है ये भी ब्रेटन वुड के बाद ही वजूद में आया. ब्रेटन वुड जब 1944 में फॉर्म साइन हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट क्योंकि लीडर था, तो यूनाइटेड स्टेट ने ये सजेशन दी कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जो कि ट्रेड को प्रमोट करेगी अमंग द नेशंस. तो ट्रेड प्रमोट करने का मतलब ये होता है
कि जो ट्रेड प्रमोट कैसे हो सकती है कि अगर टैरिफ्स और ट्रेड जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज हैं वो मेंबर कंट्रीज में अगर कम हो जाएगी तो ट्रेड डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए इसका नाम भी है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, कि ट्रेड से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो टैरिफ्स है या प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। तो इस एग्रीमेंट का बेसिकली पर्पस ये था कि जितने भी टैरिफ्स और प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं अमंग द नेशन वो रिड्यूस हो सके। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1945 में जो कि ब्रेटन वुड के बाद था और 23 नेशंस में, और उसको जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड कहते हैं। ये 1945 में साइन हुआ, उसके बाद इसके मेंबर्स बढ़ते चले गए और ये 1994 तक एग्जिस्ट में रहा। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होती है। तो 1946 between 1946 and 1994 the GATT provided a framework multilateral trade negotiation। जैसा कि मैंने कहा गैट का पर्पस क्या था कि एक फ्रेमवर्क हो कि मल्टीलैटरल दो कंट्रीज के दरमियान ट्रेड की निगोशिएशन हो सके, और ट्रेड होने में जो मेजर एस्पेक्ट ही होता है कि आपकी प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है, प्रोटेक्शनिज्म जो अप्लाई कर रही है कंट्रीज को रिड्यूस हो सके, जिनमें से सबसे मेजर टैरिफ्स होती हैं, सेकंड कोटास होते हैं, और उसके अलावा भी जो मेजर्स है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो गैट के फॉर्म होने के बाद राउंड्स रिड्यूस्ड टैरिफ्स, इसकी क्योंकि राउंड्स बोलते हैं, इनकी कॉन्फ्रेंसेस जो मीटिंग्स होती थी, तो इनके जो राउंड्स हैं दे रिड्यूस्ड टैरिफ्स अमंग मेंबर कंट्रीज इन मैनी बट नॉट ऑल सेक्टर। डेफिनेटली हर सेक्टर में तो टैरिफ नहीं रिड्यूस कर पाए होंगे, हर कंट्री की अपनी प्रेफरेंसेस भी होती हैं, लेकिन काफी हद तक जो टैरिफ्स के रेट थे वो ऑन एवरेज गैट की फॉर्मेशन से रिड्यूस हो गए अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो एवरेज टैरिफ जो था जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे था वो 35% से फॉल करके, जो 1946 की स्टैट्स है 35% से फॉल करके एवरेज 4% पे आ गया। However, GATT Secretariat could not always effectively enforce negotiation agreement without legal standing of International Trade Organization, resolved in 1994 with Marrakesh Agreement, provided for creation of World Trade Organization। अब गैट क्योंकि एग्रीमेंट था, जब किसी भी दो पार्टीज का एग्रीमेंट होता है तो चीजें इन्फोर्स नहीं हो सकती बल्कि निगोशिएट हो सकती हैं, क्योंकि कोई आर्बिट्रेशन नहीं है बल्कि निगोशिएशन, कोई कोर्ट नहीं थी बल्कि एग्रीमेंट था। तो इसीलिए जो गैट के फॉर्मेशन से चीजें टैरिफ रिड्यूस तो हुए और ट्रेड भी प्रमोट हुए, लेकिन डेफिनेटली कोई इंपेरेटिव नहीं था। अगर कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अपने टैरिफ को रिड्यूस करने पे नहीं एग्री हो रही तो बेसिकली दे कैन ओनली निगोशिएट, दे कैन एनफोर्स नहीं किया जा सकता। फर्दर जो गैट का स्टेटस था वो सिर्फ एग्रीमेंट्स की तरह था, और उसकी डेफिनेटली एक बॉडी तो थी लेकिन एक एग्रीमेंट की हैसियत रखता था। 1994 में, क्योंकि 1994 तक 46 के बाद 1994 तक ट्रेड में मजीद कई रिक्वायरमेंट्स आ गई थी, वो भी हम जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि और क्या फैक्टर्स आ गए थे जो गैट बेसिकली कवर नहीं कर रहा था। तो गैट जो है उसको फिर खत्म कर दी गया और फिर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जो कि एग्रीमेंट नहीं था बल्कि ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1995 में एक्चुअली फॉर्म हुई। 1994 में मराकश एग्रीमेंट साइन हुआ और 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली फॉर्म हो गई। What does GATT entails? Most important principle, non-discrimination. Important sub-principles, most favored nation. Each member must grant treatment to each other member as favorable as it extends to any other member country. For instance, if Japan lowers a tariff on Indonesia's exports of a certain product, it must also lower its tariff on the export of that product for all other member nations. Exceptions are all allowed and preferences are granted. एक गैट का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये भी था कि जो ट्रेड हो वो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव हो, मतलब कि जो नेशंस, जो मेंबर नेशंस हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो वो इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेटिव ना हो, जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी टाइटल दिया जाता है कि कोई भी नेशन फेवर्ड ना हो बल्कि नॉन डिस्क्रिमिनेटिव मेजर्स हो। और उसका मतलब क्या है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री की किसी भी प्रोडक्ट पे जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करता है एक सर्टेन लेवल पे, तो वो जो ये
पॉलिसी फॉर्म करेगा वो सारी मेंबर नेशंस के लिए। अगर फर्ज करें कि जापान है, जापान ने पेट्रोल के लिए जो पॉलिसी या टैरिफ अनाउंस की है जो कि कनाडा से इंपोर्ट हो रहा है, अगर उसने कनाडा के लिए टैरिफ रिड्यूस किए हैं तो ये मेक श्योर किया जाता था कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर पेट्रोल जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जापान का टैरिफ भी रिड्यूस हो जाए। तो किसी भी कंट्री को फेवर्ड नेशन वाला स्टेटस ना मिले, बल्कि जो एक कंट्री का ट्रेड के दौरान जो स्टेटस है वही स्टेटस बाकियों को मिले अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ कोर्स। The second important GATT principle, general prohibition of quotas or quantitative restriction on trade, reflects a long-standing view that price distortion tariffs are preferred to quantity distortion in international market. Quantitative restrictions were one of the most significant impediments to trade prior to GATT. Exceptions are allowed. दूसरा जो गैट का मेजर फोकस था वो ये था कि टैरिफ रिड्यूस करना तो है लेकिन टैरिफ शायद जीरो नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादा फोकस ये था कि कोटास का जो ट्रेड पे इफेक्ट होता है वो ज्यादा वर्स होता है रादर देन टैरिफ। तो कोटास वो सिचुएशन है जब क्वांटिटी लिमिट कर दी जाती है, टैरिफ के अंदर क्वांटिटी नहीं लिमिट की जाती बल्कि प्राइस एक टैक्स इंपोज किया जाता है, इसको हम टैरिफ बोलते हैं, जिसकी वजह से शायद प्रोडक्ट हाईली कॉम्पिटिटिव नहीं रहती। लेकिन कोटास के अंदर तो डायरेक्टली क्वांटिटी पे ही रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी जाती हैं। तो गैट का एक और पर्पस भी था कि ये बिलीव था कि जो ट्रेड के ऊपर इफेक्ट होता है वो कोटास का टैरिफ से ज्यादा नेगेटिव होता है। तो गैट ने ये भी इंश्योर किया कि जो कोटास हैं वो एटलीस्ट रिमूव हो जाएं। अगर ट्रेड बिल्कुल फ्री नहीं भी हो पाती तो पहला टारगेट ये है कि टैरिफ अगर थोड़े से हो भी जाएं कोटास ना हो। तो ये दूसरा इसका प्रिंसिपल था जो उसने कोशिश की फॉलो करें। फिर मराकश एग्रीमेंट आता है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2-3 रीजंस की वजह से फॉर्म हुई। एक, 1994 तक जाते जाते ट्रेड की रिक्वायरमेंट में बहुत सारा फर्क आ गया था जो कि जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड मीट नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज ये एक एग्रीमेंट था जो कि एनफोर्सेबल नहीं था और अगर कोई आर्बिट्रेशन का इशू होता था, कोई अपने एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करता था, तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो कि रूलिंग दे सके या एनफोर्स कर सके या इवन निगोशिएट करा सके। तो इसीलिए फिर इसकी जगह एक ऑर्गेनाइजेशन ही फॉर्म कर दी गई जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये एक एग्रीमेंट का रिजल्ट था जिसको हम मराकश एग्रीमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की? एक तो सेम था कि ट्रेड इन गुड्स, एन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एन एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, जो भी है ये ट्रेड इन गुड्स वो है जो एक्चुअली गैट से अडॉप्ट किया कि ठीक है, पहला तो सबसे प्राइमरी किसी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्पस क्या है कि ट्रेड इन गुड्स जो है उस पर टैरिफ को रिड्यूस करा सके, कोटास को एलिमिनेट कर सके और प्रोटेक्टिव मेजर्स एक्सरसाइज कर सके। तो ये बेसिकली वो रोल था जो गैट का ही रोल था, लेकिन गैट के खत्म होने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने टेकअप कर लिया। कुछ एडिशनल फीचर थे। अब 1994 तक जो ट्रेड थी वो गुड्स तक लिमिटेड नहीं रही थी, बल्कि उसके अब मॉडर्न डे में शायद सर्विसेज की ट्रेड गुड्स के इक्वल ही है। तो अब ये कॉमन है कि आपके स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनली खेलते हैं, आपके डॉक्टर्स इंटरनेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं वो इंटरनेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बैंकिंग चैनल है वो इंटरनेशनल हो चुका है, लॉयर्स हैं वो इंटरनेशनली अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। तो अब जो जितनी ट्रेड गुड्स में है उतनी ट्रेड सर्विसेज में भी है। तो जब गैट साइन हुआ तो उस वक्त शायद सर्विसेज में ट्रेड्स का कंसेप्ट नहीं था, तो उनके जितने भी एग्रीमेंट थे वो लिमिटेड थे गुड्स तक के। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म हुई तो उसने अपना एक सेगमेंट ट्रेड इन गुड्स को भी फ्री करने के लिए कहने के एलोकेट किया, और ये भी एक मेजर डिफरेंस था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के में और गैट में, और जिस वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। तीसरा फैक्टर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 1945 में या 44 में शायद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इसीलिए जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई तो उसका तीसरा एस्पेक्ट जो था दैट इज टू रेगुलेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स हैं।
तो ये भी वो चीज है जिसके एग्रीमेंट्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट फ्री एज वेल. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज specified in agreement on trade related aspects of intellectual property rights. उसके अलावा एक इसका और एस्पेक्ट था जो शायद स्लाइड में मैं लिख नहीं सका, वो था आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट. कि एग्रीमेंट के अंदर अगर कोई पार्टी जो है वो फुलफिल नहीं कर पाती तो डिस्प्यूट सेटल कराने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी. इस केस में अगर ट्रेड एग्रीमेंट कोई फुलफिल नहीं कर पाएगी पार्टी तो इनके डिस्प्यूट की सेटलमेंट जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पूरा विंग है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट को डील करेगा. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये चार चीजें हैं. वन इज दे डील विद गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डिस्प्यूट्स. अच्छा, अब इसका सेटलमेंट प्रोसीजर क्या है? अगर डिस्प्यूट हो गया तो सेटलमेंट का प्रोसीजर क्या है? If a member believes their rights under the agreement are being infringed, it should bring the case to World Trade Organization instead of acting unilaterally. Rather than member country खुद कुछ react करे, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज में लेके आते हैं जो इसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करता है. Initially, government try to settle their differences through consultation. If the case is not settled during consultation period, a stage-by-stage procedure is initiated. A panel of independent experts judging each case based on interpretation of agreement and individual countries' commitment make the final ruling. Government can appeal after the final ruling. बिल्कुल वैसे होता है जो नॉर्मल आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है. वो क्या है? पहले तो दोनों कंट्रीज के डिफरेंसेस को कंसल्टेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की जाती है. अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता तो फिर पैनल बैठता है जो कि इनके एक्सपर्ट होते हैं और वो कंट्री के दरमियान एग्रीमेंट्स जो है उनको जो है स्क्रूटिनी करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी कंट्री का क्या राइट था और उसकी बेसिस पे फाइनल रूलिंग होती है. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर रूलिंग हो जाए तो उसके पास एक राइट है अपील करने का, जैसा कि हर कोर्ट में होता है. अच्छा, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई तो उस वक्त इसकी ओरिजिनली 148 मेंबर्स थे और इसका पर्पस हमने डिस्कस कर लिया है. और वजह क्या थी कि गैट का एक तरह से आप फेलियर कह सकते हैं क्योंकि उसकी सर्टेन लिमिटेशन थी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने आके मीट की. गैट के बारे में जो बता रहा था मैंने आपको बताया कि इसके राउंड होते हैं, जो मीटिंग होते हैं उनको राउंड्स बोलते हैं. तो ये मेजर मीटिंग्स हैं जो गैट की हुई और उसका एक टेबल है कि इसके अगर आप देखें तो 1979 में जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं उसके पार्टिसिपेंट 1 और 2 हैं. इनके मेंबर जो स्टार्ट हुए थे वो शायद 12 मेंबर्स थे या 13 मेंबर्स थे और उसके बाद मेंबर्स ऐड होते गए और 1 और 2 मेंबर हो गए गैट के 1970s में. और जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई तो इट स्टार्टेड विद 185 मेंबर्स और अब मेरे ख्याल से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 189 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गैट के बारे में बेसिक डिफरेंसेस आपको पता चल गए. पर्पस बेसिकली एक ही होता है, दैट इज टू प्रोमोट द ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज. अब ट्रेड में भी क्योंकि मैंने आपको कहा कि लिमिटेशन थी गैट में, वो थी कि वो गुड्स की ट्रेड को ज्यादा रेगुलेट करती थी तो उसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म नहीं था गैट में. तो जो सर्विसेज से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस के हिस्से में आए कि उन्होंने उसकी लिए भी अपनी पॉलिसीज कंस्ट्रक्ट की. सेकेंडली, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूलिंग मतलब निगोशिएट भी करा सकती है, आर्बिट्रेट भी कर सकती है. लेकिन गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, वाज लाइक एन एग्रीमेंट जिसको जो डिस्प्यूट होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा. डायरेक्टली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको रेगुलेट करेगी. तो ये बेसिक डिफरेंस है गैट में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका बेसिक पर्पस फ्री ट्रेड ही है कि इनकी कोशिश ये है कि ट्रेड किसी तरह फ्री हो जाए, चाहे वो अमंग द मेंबर कंट्रीज. क्योंकि हमने इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज में शायद पढ़ा हुआ है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होगी अगर वो फ्री होगी तो इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द नेशंस इन द वर्ल्ड एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री. तो आज का लेक्चर इतना ही था. बेसिकली हमारा कोर्स कंटेंट मेजरली कवर हो चुका है. तो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइएगा. बाकी जो डिस्कशन है इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे.
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।